हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स जिसमें हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे थे और वो कौन सा चैप्टर था 5। ठीक, इसमें हम इसके पहले वीडियो में कुछ बता चुके हैं। गति के नियम चैप्टर है, गति के नियम, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में गति से संबंधित न्यूटन के नियम, गति संबंधित न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम, इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में बता चुके थे, लेकिन इसको हम नोट नहीं कराए थे। ठीक, देखिए गति संबंधित न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो गति संबंधित न्यूटन के 3 नियम हैं। गति संबंधित न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला प्रथम नियम डालेंगे इसे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रहा है तो वह उसी वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, इसे हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का प्रथम नियम, या कह सकते हैं विरामावस्था जो कहा गया जड़त्व का नियम। ठीक, यहां पर देखिए यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा और यदि एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रहा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसी वेग से चलेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। इसे जड़त्व का नियम या
गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक, इसका मतलब देखिए उदाहरण में, यदि किसी मेज पर कोई पुस्तक रख दी जाए, यदि किसी मेज पर कोई पुस्तक रख दी जाए और वह पुस्तक उस मेज पर तब तक अस्थायी रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, मतलब जब तक उसे हम बल लगाकर उसे हम विस्थापित नहीं कर देते तब तक वह पुस्तक उसी मेज पर स्थिर रहेगा। ठीक, इसका मतलब कोई भी वस्तु जहां पर रखा जाएगा वह उसी स्थान पर ही रहेगा जब तक हम उस पर बल लगाकर उसे हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं। ठीक, इसके बाद है दूसरा नियम। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वायुबल के, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वायुबल के अनुमानुपाती होता है। अनुमानुपाती होता है। अर्थात संवेग परिवर्तन होगा वह आरोपित बल के दिशा में ही होगा। ठीक, इसका मतलब देखिए जैसे संवेग परिवर्तन कहा गया, इसका मतलब यदि किसी गेंद पर आप बल्ले से प्रहार करते हैं, यदि गेंद पर बल्ले से धीरे से प्रहार करते हैं तो उसमें गति जो होता है क्या होता है, गति जो होगा धीमा उत्पन्न होगा। ठीक, तो जब गति धीमा होगा उसमें संवेग परिवर्तन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, और यदि गेंद पर अधिक बल लगाकर बल्ले से प्रहार किया जाए तो उसमें गेंद में क्या होगा, अधिक तो देखिए हम कुछ बता रहे थे आपको कि दूसरा नियम था कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर आरोपित बल के अनुमानुपाती होता है। इसमें हम आपको उदाहरण दे रहे थे कि संवेग परिवर्तन जो होता है वह बल के अनुमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना हम बल लगाएंगे उसके संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। जैसे अगर तुम गेंद पर बल्ले से धीमा प्रहार करते हैं तो उसमें जो गेंद में गति होगा वो कम होगा। ठीक, जो गेंद में गति कम होगा उसमें संवेग में क्या होगा, परिवर्तन कम होगा। ठीक, इसके बाद हम गेंद को अधिक बल से उसमें गति उत्पन्न करें, यदि हम गेंद पर अधिक बल लगाते हैं ठीक तो उसमें क्या होगा, गति अधिक उत्पन्न होगा, और जब गति अधिक उत्पन्न होगा तो उसके कारण संवेग परिवर्तन भी क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब कहा जाता है कि संवेग परिवर्तन जो होता है वह आरोपित बल के अनुमानुपाती होता है कि जितना बल बढ़ेगा उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि F अनुमानुपाती dt अपॉन dt। आपको बताया गया है संवेग, संवेग है t, ठीक, तो संवेग में परिवर्तन जब वेग में परिवर्तन जब कहते हैं तब dt लिखा जाता है। समय dt, तो जब संवेग में परिवर्तन होगा उस समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है संवेग परिवर्तन की दर, मतलब dp अपॉन dt, और यह किसके अनुमानुपाती है, बल के। ठीक, इसको लिख सकते हैं F बराबर K dp अपॉन dt।
ये है दूसरा नियम। ठीक, और इससे पहले हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं कि दूसरा नियम क्या है, F बराबर ma, F बराबर ma। इसका मतलब किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वह उस वस्तु की द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अभी आपको एक चीज सिद्ध करना होगा dp फॉर्म dt के अनुसार। ठीक, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि F बराबर ma, मतलब संवेग परिवर्तन की दर से प्राप्त कीजिए F बराबर ma, क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको भी बाद में इसको देखना है। तो ये आपका हुआ दूसरा नियम। ठीक, आप देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाए। ठीक, परंतु दोनों बलों का परिमाण जो होगा समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगा। ठीक, तब उसे हम कहते हैं क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो देखिए तीसरा नियम, यदि पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, परंतु एक दूसरे के द्वारा लगाए गए बल का परिमाण समान होगा परंतु दिशा विपरीत। मतलब दोनों वस्तु जो है एक दूसरे पर बल लगाते हैं लेकिन उनका परिमाण क्या है, समान है। दोनों वस्तु एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं लेकिन उसकी दिशा क्या है, विपरीत। ठीक, परंतु इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तथा एक दूसरे द्वारा आरोपित बल का परिमाण एक दूसरे वस्तु द्वारा लगाए गए बल का परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत होता है। परंतु दिशा विपरीत होता है। यदि पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर ये इतना हमने आपको उसमें पढ़ा दिए हैं। तथा एक दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल का परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत होता है। इसका मतलब दोनों वस्तु पर जो बल लगेगा वो समान होगा लेकिन उनकी दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक, इसका मतलब
अब देखिए, एक वस्तु पहली वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, और दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, इसलिए इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया बल F1 है और दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, मतलब दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल F2 है, तो दोनों तो बराबर है, परंतु इनकी दिशा क्या होगी? विपरीत। F1 बराबर -F2 इस तरह से होगा, और इसको आपको सिद्ध कराया जाएगा कि F1 बराबर -F2 कैसे होता है। ठीक, इसके बाद इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी देखिए इसमें, अब इसमें आपको इसका उदाहरण नहीं बताया गया कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। जैसे उदाहरण है, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे धकेलता है। ठीक, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। इसका तैरते समय तो मनुष्य जो है पानी को क्या करता है? पीछे की तरफ धकेलता है। तो मनुष्य के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है कि पानी को पीछे करना, तो इसे कहा जाएगा क्रिया। और पानी क्या करता है? मनुष्य को आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए इसको कहा जाएगा प्रतिक्रिया। ठीक, इसका उदाहरण हुआ तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे धकेलता है। दूसरा हो सकता है कि बंदूक से छूटी गोली की गई। ठीक, ये भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मनुष्य का पृथ्वी पर पैदल चलना, ये भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, अब इसके बाद पढ़ना है आपको संवेग। क्या पढ़ना है? संवेग। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। ठीक, किसी वस्तु का संवेग जो होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग, ये सब आपको 9th में बताया गया था। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के, वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग जो होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पर लिखते हैं माना यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब
P से, और तो P बराबर मिलेगा M इंटू V। P बराबर M इंटू V। ठीक, तो देखिए संवेग का फार्मूला है P बराबर M इंटू V। P क्या है? संवेग है। M क्या है? द्रव्यमान है। V क्या है? वस्तु का वेग है। ठीक, संवेग को P से व्यक्त करते हैं। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। देखिए इसके ऊपर देखिए वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक, इसका मात्रक देखिए, यह क्या? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, V क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, एमकेएस पद्धति में, अगर सीजीएस पद्धति में बताएंगे तो किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर पूछा जाए संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? आपको बताया कैसे पहले चैप्टर में, संवेग का विमीय सूत्र, किसी भी राशि का विमीय सूत्र आप कैसे निकालते हैं, तो इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं संवेग का विमीय सूत्र। तो संवेग का क्या होगा? विमीय सूत्र बताइए। किलोग्राम को किससे लिखते हैं? M से, और मीटर को L से, और यहाँ पर सेकेंड लिखा गया है T। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा सबको M L T की पावर ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ML T की पावर -1। ML T की पावर -1। तो देखिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें कि गति के द्वितीय नियम F बराबर ma कैसे प्राप्त करेंगे? संवेग परिवर्तन की दर से, मतलब यहाँ पर सिद्ध करना है आपको। ये कहा जाए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, F बराबर ma कैसे प्राप्त किया जाएगा? F बराबर ma कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताया गया है F बराबर dp/dt। उसके अनुसार हम F बराबर ma कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इसमें पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। ठीक, तो देखिए आपको पता है कि P बराबर m इंटू V होता है। ठीक, और इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर जब कहा जाएगा तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा? dp/dt। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d/dt, और यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर mv। dp मतलब संवेग परिवर्तन की दर। जब संवेग परिवर्तन की दर कहा जाएगा तो dp/dt, तो d/dt और P का मान रख दिए m इंटू v। जो लोग मैथ पढ़ते होंगे तो वहां पर देखिए m को बाहर कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा dv/dt, और इस पक्ष में है dv/dt। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को लोग क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा dp/dt बराबर m, और dv/dt इसके बराबर हो जाएगा m a के, मतलब dv/dt जो है a के बराबर होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर dp/dt बराबर ma, और गति की द्वितीय नियम में आपको बताया गया है कि F बराबर किसकी है? F बराबर है
डी पी अपॉन डी टी के, ठीक। इसलिए यहाँ पर टी क्या है, के तो एक नियतांक है ना, इसका कोई मान नहीं है, के एक नियतांक है, यदि के बराबर 1 है तो यह बराबर हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी। यदि यहाँ पर देखिए के कैसे प्राप्त होता है, जो अनुपाती का चिन्ह लगा रहता है उसको हटाया जाता है तो के लिखते हैं, जहाँ पर के एक नियतांक है, यदि के बराबर 1 है तो यह बराबर डी पी अपॉन डी टी, तो डी पी अपॉन डी टी के स्थान पर लिख देते हैं एफ, और एफ बराबर हमें प्राप्त हो जाता है एम ए, ठीक। तो इसको हम अच्छे से आपको इसके बाद अगले वीडियो में हल कराएंगे, ठीक। ये आपका थोड़ा सा हिंट में दे दिया गया था कि कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।